हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में एनिमल किंगडम के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम के जो क्लासिफिकेशन है अर्थात जो मेटाजोआ है उसमें से हम लोग आज दूसरा प्रकार देखने वाले हैं अर्थात संघ सिलेंट्रेटा के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम लोग संघ पोरिफेरा के बारे में आपको जानकारी दिए थे, उसके लक्षण को उदाहरण से समझे थे। आज के इस वीडियो में आज हम लोग संघ सिलेंट्रेटा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले सिलेंट्रेटा के लक्षण को समझने से पहले इसके आखिर शब्द विस्तार आखिर क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं पहला शब्द है यहाँ पर सील। पहला शब्द क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। पहला शब्द क्या है सील। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब खोखली गुहा होता है। सील का मतलब क्या हो गया? खोखली गुहा। उसके बाद क्या है? इंटरॉन। देख सकते हैं सील के बाद क्या है यहाँ पर? सील के बाद यहाँ पर इंटेरेटा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? इंटेरॉन। क्या है? सील का मतलब क्या है? खोखली गुहा हो गया। और यहाँ क्या हो गया? इंटेरॉन। इंटरॉन मतलब क्या होता है? आंत्र। आंत्र मतलब क्या होता है? हमारी जो छोटी आंत बड़ी आंत है इंटेस्टाइन है उसको क्या कह दिए? आंत्र। तो सिलेंट्रेटा का फुल शब्द क्या हुआ? इसका शब्द अर्थ क्या हुआ? तो अर्थात आंत्र जैसी खोखली गुहा वाली जंतु। देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारी आंत जो है अंदर से खोखली होती है, पाइप के आकार की होती है, उसी प्रकार से संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जीव भी होते हैं। उसी को बोला गया है आंत जैसी खोखली गुहा वाली जंतु। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि क्या है? सील अर्थात क्या है? खोखली गुहा, और इंटरॉन अर्थात आंत्र। तो खोखली गुहा वाली आंत्र जैसी जंतु, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग याद करने के लिए तो समझ लिए। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? संघ किसमें सिलेंट्रेटा में क्या क्या लक्षणें दिखाई देती हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस संघ के जंतु कैसे होते हैं? बहुकोषी होते हैं तथा इनमें ऊतक भी होते हैं तथा इनमें क्या होता है? अंगों का अभाव होता है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे यहाँ पर इस संघ के जंतु कैसे होते हैं? बहुकोषी होते हैं। किसके? सिलेंट्रेटा के जंतु कैसे होते हैं? बहुकोषी होते हैं तथा इनमें ऊतक भी होते हैं। देख सकते हैं जो पिछले वाला टॉपिक था पोरिफेरा था, उनमें ऊतक नहीं पाया गया था, जबकि उनमें कोशिकीय संरचना पाया गया था। और जबकि इसमें क्या है? सिलेंट्रेटा में ऊतक इसमें क्या होता है? पाया जाता है, उसमें ऊतक नहीं पाया जाता था। इतना क्लियर हो गया। ये बहुकोषी था, वो भी बहुकोषी था, और इसके बाद ये बहुकोषी है तथा इनमें ऊतक भी पाया जाता है, पोरिफेरा में नहीं पाया जाता था। और वह अंगों का अभाव होता है। देख सकते हैं जो सिलेंट्रेटा वर्ग के जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, इनमें अंगों का अभाव होता है। अंग स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं, या फिर बोले तो अंगों का अभाव होता है। चलिए दूसरा यहाँ पर लक्षण देखेंगे। तो जंतु द्विस्तरीय। जंतु क्या है? द्विस्तरीय होते हैं। पहला हो गया बाह्य त्वचा और दूसरा हो गया अंतर त्वचा। देख सकते हैं क्या बोला गया है? जो इसमें जंतु होते हैं, मान लेते हैं ये जंतु हैं, ये मान लेते हैं ये क्या हो गया? जंतु हो गया। तो ये कैसा होगा? ये द्विस्तरीय होता है। पहला हो गया अंदर का क्या हो गया? अंतः त्वचा, और बाहर का क्या हो गया? बाह्य त्वचा। ये हो गया एंडोडर्मल, ये हो गया ये क्या हो गया? ये एंडोडर्मल, और ये क्या हो गया? एक्टोडर्मल। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? ये द्विस्तरीय होते हैं। चलिए क्लियर हो गया। तीसरे यहाँ पर लक्षण देखेंगे। ये सभी जलीय जंतु होते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, जलीय जंतु होते हैं। कुछ को छोड़कर अधिकांश समुद्री जल में रहते हैं। देख सकते हैं जो संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु हैं, कुछ को छोड़कर सारे किसमें होते हैं? समुद्री जल में होते हैं। और सभी क्या होते हैं? सभी जो जंतु हैं वो कैसे होते हैं? जलीय जंतु होते हैं। और यहाँ पर और क्या बोला गया? कुछ को छोड़कर अधिकांश समुद्री जल में होते हैं। तो ये जो कुछ है वो किस में होते हैं? साफ जल में होते हैं। समुद्री जल कैसा होता है? खारा जल होता है, जबकि ऐसा जल होता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो कुछ नॉर्मल जल में और कुछ को छोड़कर अधिकांश किसमें होते हैं? समुद्री जल में होते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा जो इसका तीसरा यहाँ पर लक्षण है। चलिए चौथा लक्षण देखेंगे। इन जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। अब क्या बोला गया? ध्यान देंगे,
जो संघ सिलेंट्रेटा में आने वाले जितने भी जंतु हैं उनमें बहुरूपता, अर्थात बहुरूपता शब्द का अर्थ क्या है, बहुत सारे रूप वाले, बहुरूपता अर्थात बहुत सारे रूप वाले, बहुत सारे आकृति आकार वाले क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। अग्रभाग को हाइपोस्टोम कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा कि इसमें जो जीव आते हैं उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कह दिया जाता है, तथा ये बहुरूपता इसमें पाई जाती है। ये बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए पांचवें यहाँ पर देखेंगे लक्षण, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं। अब देख सकते हैं इनमें ना परिवहन तंत्र होगा ना उत्सर्जन तंत्र, तो श्वसन अंग भी नहीं होगा। अब उत्सर्जन तंत्र नहीं होगा तो इसका जो मल है वो कहाँ से निकलेगा, तो ये जिस स्थान से अर्थात मुख से ये भोजन ग्रहण करते हैं वहीं से ही अपने मल मूत्र को क्या कर देते हैं, स्त्रावित कर देते हैं। कौन, जो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं वो। तो इस प्रकार से पांचवा भी हम लोग समझ चुके। छठवां यहाँ पर लक्षण देखेंगे, तो इनमें जनन कैसा होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, या फिर दोनों प्रकार का मिलता है। देख सकते हैं इसके उदाहरण में क्या है, उदाहरण में हाइड्रा, जेलीफिश हो गया, फाइसेलिया और क्या है ओरल, मूंगा आदि सब, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। इनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, और इन सब में उत्सर्जन तंत्र, श्वसन अंग और परिवहन तंत्र नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, संघ सिलेंट्रेटा को भी समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।